हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और आज का जो हमारी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये यूनिट 4 है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित 10 नंबर मिलने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को, तो इसलिए वीडियो को आप 2 बार देखना। पहली बार में बेसिक चीज़ें आप लोगों को जरूर समझ में आएंगी, लेकिन दूसरी बार में देखोगे तब जाके आपके बोर्ड मतलब माइंड के अंदर ये चीज़ें छप पाएंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास इंपोर्टेंट पॉइंट है। डीएनए खंडों को लाइगेज जोड़ता है, जबकि डीएनए को तोड़ने का कार्य प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। तो आपको बता दें मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है। आपको बता दें जो हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए को जो तोड़ेगा, ठीक है, तो वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। जो डीएनए को जोड़ेगा, तो जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो होगा लाइगेज एंजाइम। ठीक है, चलिए अगले हम प्रश्न की तरफ मतलब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे देख पा रहे होंगे आप एपिसोम। एपिसोम का जो संबंध होता है वो होता है प्लाज्मिड से। ये भी आप ध्यान रखना कि जो प्लाज्मिड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे ये जीवाणु के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी उपयोग है। पुनर्योगस टीके का नाम बताओ। तो पुनर्योगस टीका जो होता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका बनाया है हमने वो पुनर्योगस टीके का है और रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसको तैयार किया था। मानव की एक कोशिका में मोलर सांद्रता जो होती है 2.7 × 10⁻18 मोल है। अगर हम कभी कभी बोल देते हैं इसके मोलों की संख्या बोल देते, तो कभी कभी 3 मोल अगर पेपर में आ जाए तो आप 3 मोल भी बोल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, उस प्रश्न को बोलते हैं एलिसा का पूरा नाम बताओ। एक तो ये आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए एंजाइम लिंकेट इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये तो हमारा एलिसा का पूरा नाम है। पेपर में आएगा कि एलिसा जो टेस्ट है किस बीमारी में कराते हैं, तो बोलेंगे एड्स बीमारी में इसका यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए, अगले नंबर का आप देख पाएंगे जंपिंग जीन किसमें मिलेगा। तो जंपिंग जीन देखने को मिलेगा मक्का में। जब एक जगह से जीन दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है तो उसी को हम जंपिंग जीन बोलते हैं। ठीक है, आगे आप देख पाएंगे, चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी जीवाणु। तो एक तो ई कोलाई जीवाणु है और एक एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। ये दोनों जीवाणु जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जीवाणु कोशिका को अपघटित करेगा, अपघटित का मतलब तोड़ेगा। तो जीवाणु कोशिका को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल को तोड़ेंगे तो सेलुलेस और पैक्टिनेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमारे पास फंगी है, फंगी को हम कवक बोलते हैं, कवक को तोड़ने के लिए काइटिनेस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिविषाणु प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो वायरस के संक्रमण होने पर जंतु कोशिका द्वारा तैयार की जाती है, उसे हम बोलेंगे इंटरफेरॉन। ये आइजैक्स और लिंडरमैन द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला आप लोग देख पाएंगे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। अगला है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको आनुवांशिक रूपांतरित जीव भी बोलते हैं, है ना। क्रिस 3 में इसका इस्तेमाल हुआ था। ये है बीटी बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, ये बीटी का पूरा नाम है। बीटी क्या है? तो बोलेंगे बीटी जीवाणु है। बीटी किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो बोलेंगे कीटनाशक की तरह ये इस्तेमाल होता है। अगला है एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेस। क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेस, ये एंजाइम होता है जो प्रतिरक्षा में काम आता है। जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो होता है जीईएसी है। बोविन वृद्धि हार्मोन, ये दूध उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगा, है ना। जो महिलाएं बच्चे को दूध कम देती हैं या कम बनता है जिनके शरीर में, उनमें इस्तेमाल होता है ये।
स्ट्रेप्टोकाइनेस थ्रोम्बोसिस के उपचार में हमारे ब्लड के अंदर मान लो रक्त का थक्का जम गया है तो उस रक्त के थक्के को क्या काम करता है, ये घोलने काम करता है जिससे कि ये जो है नसें क्लियर हो जाती हैं। ह्यूमन वृद्धि हार्मोन, तो ह्यूमन वृद्धि हार्मोन जो होता है बौनेपन के उपचार में, जो व्यक्ति बौना रह जाता है उसकी लंबाई को बढ़ाने के काम आता है। रक्त में प्रोटीओजेस और न्यूक्लियसेस, तो आप बोलेंगे नहीं पाए जाते। प्रोटीओजेस प्रोटीन को पचाएगा, न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक अम्ल को पचाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर आपके सामने दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला देखिए, पहला है बीटी आविष के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते क्योंकि आविष जो होता है वो होता है निष्क्रिय। आविष निष्क्रिय होता है इसीलिए ये नहीं मतलब जीवाणु को नहीं मार पाते। किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया, तो मानव वृद्धि हार्मोन भी बना लिया, इंसुलिन भी बना लिया, इंटरफेरोन भी बना लिया, मतलब हमने ये सभी चीजें बनाई हैं। आगे, जीवाणु में उपस्थित वृत्ताकार डीएनए अणु जो होता है वो क्या है, तो वृत्ताकार डीएनए अणु को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है, क्या होगा, गुणसूत्रीय डीएनए। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं उसे पीसीआर कहा जाता है। पीसीआर का पूरा नाम बोर्ड एग्जाम में आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इस फुल फॉर्म को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है ये। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसको डीएनए की आणविक कैंची भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना, इसको डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं और ये जो होगा डीएनए के विशिष्ट क्षारक क्रम को काटने का भी ये काम करता है। ठीक है, तो पेपर में आ सकता है कि डीएनए की आणविक कैंची किसी कहते हैं, तो भाई ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा कंफर्म है, इसलिए आप इसे पढ़कर जरूर जाना। ट्रांसजेनिक जंतुओं को विकसित करने का उद्देश्य है, तो अधिक दूध उत्पादन, जीन चिकित्सा में भी उपयोगी है, उच्च गुणवत्ता में मांस अंडे भी प्राप्त होते हैं और ये सभी, अगर आपको किसी प्रश्न के अंदर ये सभी दिखाई देता है तो आप इसको टिक जरूर लगा देना क्योंकि ये पेपर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्राई प्रोटीन के नियंत्रण में सहायक है, तो आपको बता दें क्राई प्रोटीन में कपास के मुगल कृमि को, मक्का छेदक को, तंबाकू के कलका कीट को, तो इसमें भी हमारा आंसर आएगा ये सभी। इन सभी में हमारी क्राई प्रोटीन जो होती है वो काम आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग से क्या प्राप्त हुआ है, तो बोलेंगे सुनहरा चावल। कौन सा चावल, सुनहरा चावल, जिसको गोल्डन राइस हम बोल देते हैं। क्या आएगा, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। रुधिर के थक्के को गलाने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित पदार्थ है, तो वो रूपांतरित पदार्थ होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। कौन सा है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से तैयार होता है। अगला हमारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, तो आप बोलेंगे इन दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऐसी बात नहीं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, पेपर में आते हैं और ऐसे प्रश्न तो आते हैं, और कैसे आएंगे। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था और किस पर किया गया, तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग किया गया था 1990 में। ठीक है, एक 4 वर्ष की लड़की थी, उसमें किया गया था क्योंकि उस लड़की में एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम जो था वो कमी हो गई थी, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए ये प्रयोग किया गया था। बायोपायरेसी, अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। तो आपको बता दें बहुराष्ट्रीय कंपनी व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ऐसे समझ लो कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और वो कंपनी हमारे देश की या किसी गरीब देश की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, उनसे बिना अनुमति लिए और उनसे
मतलब बिना पूछे और उसका वो क्षतिपूर्वक भुगतान भी नहीं करता, पैसे भी नहीं देता। आनुवांशिक रूपांतरित जीव से क्या तात्पर्य है? ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीन्स जैव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, उसी को जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। भेड़, डॉली ये है, चूहे बना लिए, सूअर बना लिए, गाय बना लिए, है ना। और आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो बनाए थे वो चूहे ही बनाए थे। आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी जीव जिसके हमने डीएनए में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? अब आनुवांशिक रूपांतरित जीव, क्योंकि हमने उसके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया। आगे, सूक्ष्म जैविक प्रोटीन या एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? तो सूक्ष्म जीवों की शुष्क कोशिकाओं को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इन्हें एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। इन्हें सीधे आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब भोजन के द्वारा हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आता है स्पारुलिना, जो मात्र 1 ग्राम का है, उसमें 1 किलोग्राम सब्जी के बराबर पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे, क्या रोग के लक्षण उत्पन्न होने से पहले रोग की जांच की जा सकती है? इसमें कौन सा सिद्धांत शामिल है? तो बोलेंगे हाँ, जी हाँ, ऐसी जांच कर सकते हैं। यह आणविक निदान के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें रोगजनक के एंटीजन या उसकी प्रतिक्रिया में बनी एंटीबॉडी की जांच जेनेटिक खोजी, पीसीआर, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से आदि द्वारा की जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। जीन इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले 2 वाहक का उल्लेख करो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक तो PVR 322 का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको हमने ई कोलाई से बनाया है और सबसे ज्यादा प्रयोग यही होता है। और दूसरे नंबर का है R1 प्लाज्मिड। क्या है? R1 प्लाज्मिड है। आगे, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी में उन सभी तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। तो आप लोग करेक्टली समझ चुके होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऐसा मतलब कि मिश्रित रूप से चीज है, जिसके द्वारा हम मनुष्य के लिए उपयोगी चीजों को हम बना सकते हैं। आगे, काइटिनेज का क्या कार्य है? तो ये एंजाइम है, कवक कोशिका को तोड़ेगा, डीएनए के साथ बृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा, पॉलीसैकेराइड, इन सभी चीजों को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, अगला देखिए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। जब डीएनए को सिरे से न्यूक्लियोटाइड खंडों से अलग करते हैं तो बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या है? डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों से हम काटेंगे तो हम बोलेंगे उसे एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, आगे देखिए, आणविक कैंचिया या चाकू क्या है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची बोलते हैं। डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद ये कार्य करती है। तो आपको बता दें, जो आणविक कैंचिया है ये डीएनए को काटने का काम करती हैं, इसलिए इसको डीएनए की आणविक कैंचिया भी हम बोल देते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक आपने देख लिया, आगे थोड़ा और देखते हैं। क्या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? तो तुम बोलोगे सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होते, क्योंकि इनमें डीएनए अणु पूर्णतः घिरा होता है। जब डीएनए चारों तरफ से घिरा हुआ है तो इसका मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसमें नहीं मिलेंगे। आगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी को जेल विद्युत कण संचलन तकनीक कहते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तुमको पता ही है, क्या पता है कि ये डीएनए को तोड़ेगा। जब डीएनए को तोड़ेगा तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, इन खंडों को एक तकनीक द्वारा पृथक कर सकते हैं। पृथक मतलब अलग कर सकते हैं।
इस तकनीक को जैल विद्युत कण संचलन कहते हैं। डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। कैसे? ऋणात्मक आवेशित अणु, मतलब डीएनए पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की ओर बलपूर्वक भेजकर हम अलग भी कर सकते हैं। माध्यम के रूप में समुद्री शैवाल से प्राप्त एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। डीएनए के खंड जितने छोटे होते हैं उतनी ही दूर तक जाते हैं। इसके लिए हम पता है क्या करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित डीएनए को परावैंगनी प्रकाश डालने पर देखा जा सकता है। मतलब इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये एक केमिकल है जिससे हम डीएनए को रंगते हैं और डीएनए को देखने के लिए परावैंगनी प्रकाश हम डालते हैं। प्लाज्मिक डीएनए, गुणसूत्री डीएनए, इसे आपको खुद से करना है। ठीक है, आगे देखो। प्रतिकृतियन का उद्भव पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाना। यह वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। जब बाहरी डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब प्रतिकृति कर सकता है। एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में सामान्यतः एक प्रतिकृतिल स्थल होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में एक से अधिक प्रतिकृतिल स्थल होते हैं। भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें तो सिर्फ एक ही कोशिका होगी, इसलिए एक स्थल है। यूकैरियोटिक में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए बहुकोशिकीय है। ठीक है, आगे देखो। अगला है तेल के रसायन शास्त्र तथा आरडीएनए तकनीक के बारे में आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर बीजों से तेल हाइड्रोकार्बन हटाने की कोई एक विधि सुझाइए। तो देखते हैं कोई विधि। ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 बसीय अम्लों के संघनन द्वारा तेल बनता है। तो समझे कुछ? तेल कब बनेगा? जब ग्लिसरॉल का एक अणु होगा और बसीय अम्ल के 3 अणु होंगे तब तेल बनेगा। बसीय अम्ल एक एंजाइम संकर द्वारा बनते हैं जिसे बसीय अम्ल सिंथेटेस कहते हैं। एक या ज्यादा जीन बनाने वाले बसीय अम्ल की निष्क्रियता बसीय अम्लों का संश्लेषण रोक सकती है। फ्लेवर टोमेटो में एंजाइम पॉलीग्लैक्टोम्यूटिनेस निष्क्रियता से जुड़ा होता है। यह बिना तेल वाले बीज उत्पन्न करेगा। गोल्डन राइस, गोल्डन धान। तो गोल्डन राइस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो तुम बोलोगे ओराइजा सैटाइवा। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न चावल की एक क्या है? किस्म है। ठीक है, इस किस्म के चावल में बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए पाया जाता है, मतलब विटामिन ए ज्यादा मिलेगा इसमें, जो कि जैव संश्लेषित है। सन 2005 में गोल्डन राइस 2 की एक और किस्म तैयार की गई जिसमें 23 गुना अधिक क्या था? बीटा कैरोटीन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। चावल की किस्म है, चावल को गोल्डन राइस जो चावल है ओराइजा सैटाइवा उसका नाम है। आगे देखिए, प्रश्न बहुत ही अल्टीमेट लेकर आया हूं मैं। बीटी कपास पर टिप्पणी करो। बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बीटी नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता है। तो बीटी क्या है? जीवाणु है। ये जीवाणु प्रोटीन बनाएगा और ये जो प्रोटीन होगी वो कीटों को नष्ट करेगी। इससे बना विष कीटनाशक होता है। कीटनाशक का मतलब कीटों को मारने वाला, लेकिन जीवाणु में निष्क्रिय रहता है। मतलब जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में निष्क्रिय रहता है। ये कीट की आहार नाल में सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जब कीड़ा पौधे को खाएगा तो पौधे पौधे को खाएगा तो जो पेट के अंदर पहुंच जाएगा, ये जीन पेट के अंदर पहुंच जाएगा तो कीड़े की जो आहार नाल होती है वो क्षारीय माध्यम की होती है, इसलिए ये सक्रिय हो जाएगा और उसकी आहार नाल को नष्ट कर देगा जिससे कि कीड़ा मर जाएगा। जीव विष बनाने वाले जीवाणु से जीन को पृथक करके फसलों में समाविष्ट कर देते हैं, जिसे बीटी कपास या बीटी फसल बोल देते हैं। ठीक है जी, आगे। इस पर सुलभ कृमि का प्रभाव नहीं होता जिससे उत्पादन बढ़ जाता है।
जीव विष को बनाने वाले जीन को हम क्या बोलते हैं? क्राइजीन। क्या बोलेंगे? क्राइजीन बोलेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आगे जो बाकी के क्वेश्चन है उनको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो जितना भी पर पढ़ाया है उसे रिवाइज कर लेना, 2 बार पढ़ लेना। एक बार में देखो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें नहीं आ पाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहना।